स्वागत है आपका। यूं तो देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले राष्ट्रपति सभी धर्म, पार्टी, जाति और आपस में बांटने वाली देश की उन तमाम लकीरों के ऊपर होते हैं। उनसे अपेक्षा होती है कि वे सबके हितों के बारे में सोचेंगे बिना किसी भेदभाव के। लेकिन जब इस सबसे गरिमामयी, सबसे प्रतिष्ठित पद के लिए हो रहे चुनावों पर जाति भारी पड़ने लगे, जाति को आधार मानकर उम्मीदवार तय होने लगे, तो फिर यह देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या। क्यों ये लड़ाई दो दलितों के बीच की लड़ाई के तौर पर सामने आ रही है, और एक दलित राष्ट्रपति के होने भर से क्या देश के दलितों की स्थिति में कोई बड़ा सुधार हो जाएगा? इन्हीं सवालों का जवाब खंगालेंगे आज। इसी पर आज की चर्चा, जाति जाति क्यों नहीं। तो यूपी के दलित नेता रामनाथ कोविंद को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला था। कोविंद की उम्मीदवारी के बाद विपक्षी दलों को लगा कि अगर वे किसी गैर दलित को कोविंद के मुकाबले उतारेंगे तो शायद उन पर दलित विरोधी होने का ठप्पा लग जाएगा। लिहाजा मजबूरी में या फिर किसी और वजह से यूपीए ने भी दलित मीरा कुमार को दलित कोविंद के मुकाबले उतार दिया। शुरू में दोनों ओर से दलित उम्मीदवार उतारने का ढिंढोरा भी पीटा गया, लेकिन बाद में इसे विचारधारा की लड़ाई बताया गया। उसके बाद जब बारी आई उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की, तो विपक्षी दलों ने गांधी जी के नाम को भुनाने की कोशिश की, उनके पौत्र गोपाल कृष्ण गांधी को मैदान में उतारकर। उधर बीजेपी भी राष्ट्रपति चुनाव में दलित उम्मीदवार उतारने के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए दूसरे तरीके सोच रही है। कई नामों पर चर्चा है। तो आज का बड़ा सवाल यही है। ठीक है, दलित बनाम दलित की लड़ाई हो गई, देश के सबसे गरिमामय चुनावों में यह होना दुर्भाग्यजनक है, लेकिन एक दलित राष्ट्रपति इस देश को मिलेगा तो दलितों के लिए क्या बदल जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। नरेंद्र तनेजा हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, साथ ही हमारे साथ अदिति फडणीस हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और नदीम जावेद हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सुधीर हिलसायन है, एडिटर है डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तनेजा साहब, सबसे पहला सवाल तो आप ही से है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं इस चुनाव को दलित बनाम दलित की लड़ाई अगर के तौर पर अगर देखा जा रहा है, तो कुछ जिम्मेदारी इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी बनती है, क्योंकि जब अनाउंस किया गया, इस तरह से अनाउंस किया गया कि एक दलित कैंडिडेट को उतार दिया गया है। नहीं, देखिए, जो इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरा उनका बैकग्राउंड देखते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, उनका अनुभव देखते हैं राष्ट्रपति भवन में जब वो एक समय में सेक्रेटरी के रूप में रहे, और स्कूल और प्रधानमंत्री कार्यालय में, वो सब आप देखते हैं तो मेरिट है। अच्छा, मेरिट के साथ साथ जो है वो जिस वर्ग से आते हैं, उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाके से आते हैं, वो भी उसके अंदर शामिल है। और उसके अलावा ये है कि जो उस पद के लिए जिस तरह का व्यक्तित्व चाहिए, वो व्यक्तित्व जो है उस पर वो 100% से ज़्यादा खरे उतरते हैं। अच्छा, अब जहाँ तक ये बात रही कि भाई ठीक है, एक दलित जो है उनको, वो हमारे देश की हकीकत है, हमारे यहाँ इतना बड़ा वर्ग है जो कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, तमाम कारणों से पिछड़ा रखा गया। अब लेकिन हमारा जो देखा गया, हमने हमारी पार्टी ने देखा, सबसे बड़ी जो चीज सबसे पहले जो देखी गई वो मेरिट, क्वालिफिकेशन, उनकी हस्ती, उनका कद, और ये बाकी जो चीजें होती हैं उनको भी साथ में देखा गया। लेकिन आप ये देखिए, आपने ये देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी जिन कैंडिडेट को लेकर के आई है, हर लिहाज पे, हर पैरामीटर पे जो है वो बिल्कुल, जिसको बोलना चाहिए 100% जो है वो एब्सोल्युटली हर लिहाज से बेहतर है, और बिल्कुल 26 कैरेट गोल्ड जिसको कहना चाहिए वो आपको नजर आते हैं। अच्छा, और जो बाकी, जब इनके नाम का अनाउंसमेंट किया था अमित शाह जी ने, तो उनकी लाइन ही मैं बिल्कुल शब्दशः पढ़कर सुना रहा हूं। उन्होंने कहा, श्रीमान रामनाथ कोविंद जी जीवन भर दलित, पीड़ित, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़े, उनके कल्याण के लिए अपना जीवन खपा चुके हैं। तो जब आप नाम का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उस नाम के अनाउंसमेंट के साथ उस वक्त देश भले ही सोचे न सोचे कि एक दलित कैंडिडेट है, लेकिन जब इंट्रोडक्टरी
अपने उस स्टेटमेंट में दलित होने का जिक्र किया गया और दलितों के लिए काम करने का जिक्र किया गया, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज गया कि इनका एक मेरिट ये भी है कि ये दलित है। नहीं नहीं, देखिए क्या कहा उन्होंने, आप ही ने भी कोट किया है। उन्होंने कहा इन्होंने उन सब के लिए काम किया। शब्द को देखिए। अब सिर्फ जो है, एक मुझे बात बताइए, खाली इसी बात को लेकर के करा जाए वो नहीं, उन्होंने कहा इन सब के लिए इन्होंने काम किया। अच्छा, और साथ में उसके बाद अगर आप आगे चलिए तो पूरी योग्यताएं भी बताई गई हैं। अच्छा, खुद वहां के बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, जो कि हमारी पार्टी के नहीं हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्यपाल का जो उनका व्यक्तिगत नीतीश कुमार जी का अनुभव रहा, वो कहते हैं अद्भुत था, कभी नहीं हमने ऐसा देखा। तो बहुत, देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक बात आपको बताऊं, हमारे यहाँ मेरिट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बाकी जो चीजें होती हैं वो भी अहम होती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को हम इसलिए सिर्फ नहीं लेके आ जाएंगे और उसको किसी भी बड़े ऑफिस के लिए लेके आ जाएंगे खाली एक जाति को लेके या जेंडर को लेके। मेरिट सबसे पहले आएगी, बाकी चीजें उसके बाद में आएंगी। और जो अमित शाह जी ने, हमारे पार्टी अध्यक्ष ने कहा, उन्होंने वो सारी उनकी मेरिट गिनाई है कि भाई दबे कुचले शोषित उन लोगों के लिए कितने लंबे समय तक इन्होंने काम किया। ठीक है, अदिति जी भी हमारे साथ है। अदिति जी, आपको क्या लगता है, अगर एक वर्ग में लगातार ये चर्चा हो रही है दलित बनाम दलित, तो ये सिर्फ मीडिया का करा धरा है, वाकई में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों की भी अपनी जिम्मेदारी इसमें है? फिर चाहे बीजेपी की एक दलित कैंडिडेट उतार के इस तरह से इंट्रोड्यूस करना हुआ, या फिर कांग्रेस ने जिस तरह से पलट के जवाब दिया कि चलो हम भी दलित कैंडिडेट उतारेंगे, दोष किसका है दोनों में से? मुझे नहीं लगता ये दोष है किसी का भी। मेरे ख्याल से ये एक हम लोग एक तरह से एक शीशा दिखा रहे हैं कि जिस शीशे में जो छवि आती है वो हमारे समाज की ही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर समाज में शोषित वर्ग है जो कि सामाजिक रूप से शोषित है, मुझे याद आता है उमा भारती जी स्वयं हमको बताया करती थी कि जब उनका परिवार किसी जमींदार के घर के सामने से गुजरता था तो उनके भाइयों को और उन लड़कियों को जो साइकिल पे होती थी, साइकिल से उतर के पैदल उनके घर के सामने से गुजरना पड़ता था, क्योंकि जमींदार पलट के उनके लड़के और सब लोग पूछते थे कि तुम इतने बड़े हो गए कि तुम साइकिल पे बैठ के हमारे घर के सामने से गुजर रहे हो, और फिर उनकी पिटाई होती थी। तो इस तरह की चीजें हमारे समाज में हैं, ये दुख की बात है। और नहीं अदिति जी, देखिए मेरा जो सवाल है ये कहीं भी ये नहीं कहता कि दलितों की स्थिति बहुत अच्छी इस देश में है। सवाल मेरा ये है कि जो चुनाव है वो सबसे गरिमामयी, सबसे प्रतिष्ठित है, जो इस देश का गार्जियन बने, जो राष्ट्रपति बने, उनसे क्योंकि पहली जो एक्सपेक्टेशन है कि वो हर पार्टी लाइन, हर धर्म, हर जाति से ऊपर उठकर कहीं कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो क्या दलित ऐसा नहीं कर सकते? आप एक्सपेक्टेशन तो ये करते हैं कि कोई भेदभाव ना हो, लेकिन जब आप कैंडिडेट उतारते हैं तो दलित होने का एक टैग साथ में लगाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सही तरीका है देखने का। हमारे ख्याल से चाहे दलित हो, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे कोई भी हो, एक राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है तो वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। लेकिन जब राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के लिए उसका चुनाव होता है तो चुनाव में तो हर आदमी एक समान होता है। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि दलित किसी मायने में कम है या ब्राह्मण किसी मायने में कम है? नहीं, हम किसी को कम नहीं बता रहे। दीदी, मैं फिर से बता रहा हूं, हम किसी को कम नहीं आंक रहे हैं। मेरा सवाल यह कि अगर किसी को यह सोच के वोट मिले कि मानिए कोई किसी भी जाति वर्ग से क्यों ना हो, अगर किसी को इसलिए वोट मिलके वो जीतता है कि वो उस जाति विशेष का है, तो उसके बाद उससे एक्सपेक्टेशन होती है कि वो उस जाति विशेष का भला करे। लेकिन वो पद ऐसा है जो कोई भी फैसला लेने के लिए या कोई भी भला करने के लिए जाति को आधार बनाकर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। जब हम किसी को किसी पद पे बैठाते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि हमारा देश, पूरा देश क्या सोच रहा होगा उस आदमी के बारे में या उस औरत के बारे में, और ये सोच के उसको पद पे बैठाया जाता है। अगर हमारे देश में, मतलब अब तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो उनके माइनॉरिटीज कमीशन है, उनके जो रेस इक्वालिटी कमीशन है और इस तरह के ऑफिसेज हैं, वो हमारे देश में ये कहते हैं कि आपके यहाँ रंग भेद बहुत ज़्यादा है। अब उसका जवाब हम लोग कैसे दें? उसका जवाब हम लोग देंगे इस तरह से कि हमारे देश में जो सबसे पद दलित, सबसे गिरा हुआ, सबसे शोषित समाज का है, वो भी राष्ट्रपति बन सकता है।
ठीक तो है। इसमें मेरे ख्याल से कोई खराबी या बुराई नहीं है। खराबी हम नहीं बता रहे हैं, आप शायद तो मैं अपनी बात ठीक से आप तक समझा नहीं पाया हूं या फिर कहीं कुछ इसमें कम्युनिकेशन का गैप हो रहा है। मेरा सवाल यह है कि अगर आज आप किसी इलेक्शन में खड़ी हैं और आपको इसलिए वोट दिया जाए कि एक महिला कैंडिडेट है, इसलिए महिला सब आपको मिलकर वोट दे दे कि देखिए हमारे से बीच की या हमारे समाज की एक महिला जिनको हम वोट दें, आपसे एक्सपेक्टेशन किया जाएगा कि ठीक है, आपको अगर एक समाज विशेष वोट दे रहा है तो आप उस समाज का भला करेंगे इसलिए वोट मिल रहा है। लेकिन वो पद ऐसा है जो आपको भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता है। कहीं ना कहीं उस चुनाव का, उस पद का स्तर गिर जाता है जब जाति को उसके बीच में मिलाया जाता है। खैर, मैं बाकी मेहमानों के पास भी यहां पर जाऊंगा। नदीम जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही रविदास मेहरोत्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम जी, सवाल यह है कि अगर ये कहीं ना कहीं दलित बनाम दलित की लड़ाई इस सबसे प्रतिष्ठित चुनाव में बन गया है, तो कांग्रेस का भी उतना ही दोष है कि मीरा कुमार को सिर्फ इसलिए चुना गया, उनका एक मेरिट यह भी कि वो भी दलित है, कि अगर बीजेपी ने और एनडीए ने दलित कैंडिडेट उतारा है तो हम भी एक दलित कैंडिडेट उतारें। नहीं, देखिए, मीरा कुमार जी का एक ऐसे राजनीतिक परिवार से उनका रिश्ता रहा है जिनका इस देश को बनाने में भारी कंट्रीब्यूशन है। मीरा कुमार जी भारत सरकार में मंत्री रही हैं। मीरा कुमार जी आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस में रही हैं। मीरा कुमार जी लोकसभा की बहुत कामयाब अध्यक्षा रही हैं और मीरा कुमार जी लगातार जनसेवा के माध्यम से इस देश की और विशेष रूप से बिहार के लोगों की सेवा लंबे समय तक करती रही है। और मीरा कुमार जी को अगर कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है तो केवल कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया है। मीरा कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के साथ जो और 16 सहयोगी दल थे, सबकी आम राय से वो बनी है। मीरा कुमार जी के कॉम्पिटेंस में, उनकी क्वालिटी में, उनके इंटेलेक्चुअल पार्ट में, बौद्धिक चेतना में कहीं कोई दो राय नहीं है। मीरा कुमार जी किसी भी आम नागरिक या आम जो अब सो कॉल्ड अपर कास्ट है, उस तरह की जो मेरिट की जो समझदारी है इस देश के अंदर, उससे कहीं बेहतर तरह से कॉम्पिटिट करती हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि मीरा कुमार जी एक शानदार व्यक्तित्व की धनी होने के साथ साथ एक शानदार कैंडिडेट भी हमारे महागठबंधन की तरफ से और कांग्रेस के नेतृत्व में हैं और इसलिए उनको बनाया गया है। अब वो महिला भी है, निश्चित रूप से महिलाओं का सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए हो सकता है। वो दलित हैं और दलितों का एक बहुत पुराना इतिहास इस देश का हजारों साल पुराना रहा है कि धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं उनको हाशिए पर डाला गया। उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ये तमाम चीजें उसके साथ जुड़ती हैं निश्चित रूप से। जब विमर्श होता है तो ये सब बातें आनी चाहिए और आती भी हैं। चलिए, हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जी भी। रविदास जी, आपको क्या लगता है कि हम जो लगातार आज की चर्चा में सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सबसे प्रतिष्ठित, सबसे गरिमामय चुनाव है, इसमें जाति का कोई उल्लेख होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आज बार बार हो रहा है, हर स्तर पर हो रहा है, इसका दोष किसको है? देखिए, जो समाज के दलित लोग हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, अल्पसंख्यक हैं, इनको उनके अधिकार मिले, इनको उनको न्याय मिले, ये बात तो हम लोग उसके समर्थक हैं। लेकिन इतने प्रतिष्ठित पद के लिए प्रत्याशियों को ये कहा जाए कि दोनों दलित हैं, ये उचित बात नहीं है। मैं समझता हूं कि जब जो भी चुनाव दोनों लड़ रहे हैं, जो बनेगा राष्ट्रपति वो पूरे देश का होगा, वो सारे वर्ग का होगा, सारे समाज का होगा, सब जातियों का होगा, सब धर्मों का होगा। ऐसा होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति संविधान के प्रति, जनता के प्रति, हर वर्ग और हर धर्म के प्रति उसकी आस्था है और वो सबके लिए काम करेगा, ऐसा व्यक्ति हो जाइए। लेकिन ये कहना खाली कि लड़ाई दो दलितों के बीच में है, ये बात ठीक नहीं है। मैं समझता हूं दलितों को उनके सामाजिक अधिकार मिले, राजनीतिक अधिकार मिले, बिल्कुल अधिकार मिले, लेकिन आप जब ये मान रहे हैं कि लड़ाई इस तरह से हो गई है, दोष किसका है? पक्षधर हैं। दोष किसका है? किसने बनाया उसे इस लड़ाई? बात यह भी है कि मीरा कुमार जी जो हैं, इनमें तमाम तरह की योग हैं। ये कई बार मंत्री रही हैं, लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं और इनका अपना व्यक्तित्व है। लेकिन ये कहना उनको कि वो दलित हैं और टिकट उनको इसलिए मिल गया कि दलित हैं, ये बात मैं समझता उचित नहीं है। 16 दलों के लोगों ने मिल करके उनको प्रत्याशी बनाया है। वो 16 विपक्ष की पार्टियों की प्रत्याशी हैं। चुनाव में जीत हार कुछ भी हो, लेकिन
इतने बड़े सर्वोच्च पद के लिए जाति की बात करना मैं समझता उचित नहीं है। और जो राष्ट्रपति बने वो राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करने के लिए, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, सारे वर्ग के लिए, सारे समाज के हर धर्म के लिए बिल्कुल उसकी आस्था हो और वो सबका हित हम भी वही कह रहे हैं कि सब में उनकी आस्था हो और हमारा देश इतना महान है, ये तय है कि जो भी उस पद पर बैठेगा वो सबका ख्याल भी रखेगा। लेकिन ये जो जाति की लड़ाई बन गई है ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। जिस बात को आपने भी माना वही बात हम लगातार कह रहे हैं। हमारे साथ सुधीर भी हैं। सुधीर, आप इन चुनावों को कैसे देखते हैं? ये हर बार के तरह के चुनाव हैं राष्ट्रपति के, या इस बार आपको लगता है कि कहीं जाति का एक कार्ड इसमें पॉलिटिकल पार्टीज खेल रही है कि नहीं खेल रही? देखिए, ये जो चर्चा चल रही है अभी, हमारे जो 4 वक्ताओं ने अपनी बात रखी, उसमें मैं आपके प्रश्न से इतर एक यहाँ पे सवाल खड़ा करना चाहता हूँ कि जो बात चलती है कि दलित राष्ट्रपति, दलित साहित्य, दलित राजनीति, इसके जड़ में क्या है? आपको मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक किताब लिखी थी, एनालिसिस ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, एक भाषण लिखा था, किताब के तौर में बाद में प्रकाशित हुआ। जाति तोरक मंडल ने उनको आमंत्रित किया था। आपको इस समाज को देखना होगा। जब समाज में जाति है तो राजनीति से जाति कैसे समाप्त होगी? आप उसके मूल में जाइए और उसको, जाति को विनाश करने के लिए हमारी व्यवस्था क्या कर रही है, इसके मूल में इस देश के प्रबुद्ध जनों को, उसमें मीडिया भी है, लोकतंत्र, बुद्धिजीवी, सभी को सोचना होगा। और मैं अभी आपके प्रश्न पर आऊँगा। मैं जस्ट इंटरवेन करना चाहता था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो जाति तोरक मंडल को एक भाषण लिख कर दिया था, जाति तोरक मंडल ने कहा कि इस भाषण में कुछ चेंज करिए। उनको आमंत्रित किया गया था लाहौर में, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा मैं इसमें एक लाइन भी चेंज नहीं करूँगा। जो जातीय विद्वेष है, जातीय विद्वेष से जो लोग उसका जो सामना करते हैं, उसका खामियाजा आज़ादी के 70-75 साल बाद भी आज भी आप देखेंगे। ऐसा नहीं है कि गांव में, आप दिल्ली संसद के नाक के सामने भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिसमें जातीय विद्वेष का। और मीडिया, मैं क्षमा करिएगा, मैं मीडिया की बात करना चाहूँ। मीडिया में दलित की बात क्यों की जाती है? क्योंकि मीडिया में जब समाज के सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो वहाँ पे इस तरह की बातें होगी। उसी संदर्भ में आज ये बातें चल रही है कि राष्ट्रपति का, जैसा कि आपको याद होगा कि माननीय रामनाथ कोविंद साहब ने अपने पर्चा दाखिल करने के बाद कहा था कि मैं राष्ट्रपति किसी खास वर्ग का नहीं, मैं पूरे देश के राष्ट्रपति की संवैधानिक रक्षा, सारी बातें कही थी। वो सब आप लोग को जानकारी है। तो आपको सबसे पहले जाति, जैसा कि आपका शीर्षक है, जाति क्यों नहीं जाती? जाति इसलिए नहीं जाती क्योंकि जाति जो है समाज में नहीं, आपको लग रहा है क्या राष्ट्रपति चुनाव में कहीं ना कहीं दो जातियों की लड़ाई के तौर पर ये बन गया है, इंटेलिजेंसिया है? नहीं, सर, एक नहीं, मैं उस पे आऊंगा। आपकी चर्चा को मैंने बस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस बात से जोड़कर, क्योंकि इसके लिए एक अलग विषय हो सकता है, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो उस संदर्भ में आपको देखना होगा कि जहाँ तक आपने जैसा कि बोला कि अब आपको माननीय के.आर. नारायणन साहब राष्ट्रपति हुए थे, वो दलित थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर जो देश को दिया, मैं आपको बताना चाहूँगा राष्ट्रपति के तौर पर जो उनकी भूमिका रही, उसको कोई कीजिएगा। सुधीर जी, देखिए, जो सवाल है, जो सवाल का जवाब देंगे तो ज्यादा मजा आएगा। हर व्यक्ति अगर अपनी बात रखेगा तो फिर चर्चा नहीं हो पाएगी। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको लगता है क्या कि ये चुनाव दो दलितों की लड़ाई के रूप में सामने आ रही है? और अगर ऐसा है तो दोष किसका है? बहुत संक्षिप्त में, बहुत कम वक्त है। देखिए, इसमें दोष मैं देना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि माननीय कोविंद साहब, रामनाथ कोविंद साहब राष्ट्रपति के उम्मीदवार नहीं होते तो ये जो कांग्रेस के और यूपीए के जो 16 दल के लोग हैं वो मीरा कुमार जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं बनाते। और क्षमा करिए, मैं भी बताना चाहूँगा कि यही कांग्रेस बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने देने से रोकी, और वही कांग्रेस आज अपने सहयोगी दलों के साथ मीरा कुमार को ऐसे समय में राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना रही है जिस समय में उनके जीतने की संभावना 1% है। तो इसलिए इस लोग, और इसमें मीडिया भी
उस ठीक है। शब्दों को ठीक है, वो ज्यादा हवा देता है। तो इसलिए समाज, इसलिए आपको मीडिया ठीक है। को और जो तमाम जो लोग हैं उनको देखना होगा। बिल्कुल। नरेंद्र जी, एक सवाल आपसे और है, क्योंकि लगातार मैं ये बात कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का इसमें एक दोष है। दोनों ही खेमे ने कहीं ना कहीं मिलजुल के इस पूरे लड़ाई को, इस चुनाव को दो दलितों की लड़ाई के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया है। आप इसको नहीं मान रहे, लेकिन मैं एक स्टेटमेंट और आपके सामने कोट कर रहा हूं। ये रामविलास पासवान का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि माना जाना चाहिए, जो नहीं मानेंगे, सवाल यह था रामनाथ कोविंद के नाम पर सहमति बनेगी कि नहीं बनेगी, वो जीतेंगे कि नहीं, तब उन्होंने जवाब दिया माना जाना चाहिए, जो नहीं मानेंगे यानी रामनाथ जी को, उन्हें दलित विरोधी माना जाएगा। तो यह स्टेटमेंट के अपने आप में काफी नहीं है कि किस तरह से देश के नेताओं ने मिलकर दो व्यक्तियों की लड़ाई, दो व्यक्तित्व की लड़ाई को दो दलितों की लड़ाई में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसा कैसे कि अगर रामनाथ कोविंद जी को नहीं मानेंगे तो दलित विरोधी हो जाएंगे लोग? वो उनका अपना इंटरप्रिटेशन था। सर, वरिष्ठ एनडीए के नेता पार्टनर है, हैं, सवाल खास का वक्त जवाब से अगर आते आप हैं, दे दें उनका तो ज़्यादा जीवन easy का होगा हमारे लिए भी। नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए, बड़े नेता हैं, उस वर्ग से आते हैं, उनको पता है शोषण क्या होता है, जिस समुदाय से उनका संबंध है, उन्होंने अपने विचार रखे। लेकिन आपको देखना, अच्छा दूसरी तरफ देखिए, बात सुनिए, हमको ये भी मानना पड़ेगा कि भाई हमारे देश के अंदर जो है, मैं इस राष्ट्र चुनाव की बात नहीं कर रहा, हम तो उसमें विश्वास नहीं रखते, हमारी पार्टी इसमें विश्वास, लेकिन हकीकत ये भी है कि हमारे देश के अंदर जो एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको सदियों से शोषित किया गया है, वो दबे हैं, कुचले हैं, उनको उनका अधिकार नहीं मिलता। बाबू जगजीवन राम का जिक्र आया, कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम को, जो आज तक के इतिहास में सबसे बेहतरीन रक्षा मंत्री रहे और जो 71 की वॉर में वही रक्षा मंत्री थे, लेकिन उनको उनका कभी हक नहीं दिया, उनको वो कद नहीं दिया जो उनको। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो दलित थे। हकीकत है ये। तो हमारे देश में ऐसी बातें हजारों हैं। आप टेलीविजन की बात होती है, टेलीविजन है, मीडिया है, अखबार है, कितने दलित संपादक हैं? नहीं है, बहुत कम, गिने चुने। थिंक टैंक हो, यूनिवर्सिटीज के अंदर आप देख लीजिए, कॉर्पोरेट में देख लीजिए, बहुत कम है। ये हकीकत है हमारे देश की। और राजनीति के अंदर भी ये हकीकत है। हकीकत ये है कि भाई कितना भी वो अच्छा काम कर लें, लेकिन उसके बावजूद उनको उनका हक नहीं मिलता। ये हकीकत है हमारे देश की। लेकिन हमने जहां तक राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है, हमारे जो कैंडिडेट है वो एमिनेंटली क्वालिफाइड है किसी भी हिसाब से, जिसको मैंने उनकी क्वालिफिकेशन, वो किसी भी धर्म के हो, किसी जाति के होते, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो राष्ट्रपति बनने के लिए 100% जितनी चाहिए उससे ज्यादा है। और उसके अलावा पूरा उनका जो व्यक्तित्व है वो, इसलिए हमारी पार्टी में सारी चीजें देख करके होगा। अच्छा, उसके बाद अब कांग्रेस ने जो करा, अब कांग्रेस ने कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि उसको दलित पे लेकर के आ गए राष्ट्रपति भवन को, वो सब करके आए, तो उसका जवाब तो कांग्रेस को देना होगा। लेकिन जहां तक मीरा कुमार जी की बात है, मुझे भी लगता है वो एमिनेंटली क्वालिफाइड है। मैं दलित को नहीं देख रहा, लेकिन एज एन इंडिविजुअल शी इज वेरी क्वालिफाइड। डिप्लोमेट रही हैं, वरिष्ठ डिप्लोमेट रही हैं, अच्छे परिवार में उनका जन्म हुआ, अच्छी एजुकेशन है, आर्टिकुलेशन बहुत अच्छा है, सब कुछ है। लेकिन उसको मिला करके इस पर लाके ले जाना कि सिर्फ यही बात है, मुझे लगता है कि हम उस व्यक्ति को थोड़ा नीचे लाते हैं। लेकिन साथ में मैं ये ऐड करूंगा, हमारी पार्टी जो दबे कुचले हैं देश के अंदर, उनके साथ है और उनके हक की लड़ाई लड़ेगी। जो कांग्रेस ने उनको नाम कहती रही, कांग्रेस ने उनकी लड़ाई नहीं लड़ी, हम लड़ाई लड़ेंगे और उनका हक दिलवाएंगे। देखिए, आपने जो बात कही कि स्तर गिरता है, ये हम बिल्कुल दिल से इस बात को स्वीकार करते हैं और यही वजह कि आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। हमारा भी तो यही कहना है कि इतने ऊंचे पद के चुनाव के लिए इस तरह की बातें जब होती है, और मैंने अलग अलग कोट्स के जरिए बताया कि कैसे नेताओं ने ही बार बार दलित शब्द का इस्तेमाल करके कैंडिडेट्स को लेकर ये माहौल देश में बनाया, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई। तो ये स्तर गिराता है इस सबसे प्रतिष्ठित चुनाव का, और इसी को लेकर ऐतराज है। अगर दलितों के लिए कुछ करना है तो आप कीजिए, अच्छी बात है, उनका उत्थान कीजिए, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आइए, उनमें एजुकेशन, रोजगार, सब कुछ बढ़ाइए। लेकिन इस चुनाव में जब आप जाति के आधार पर कैंडिडेट्स को बांटते हैं, फिर ये उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो किसी में भेदभाव नहीं करेंगे, तो फिर मतलब क्या हो इन सारी बातों का। एक ब्रेक लेके फिर से लौटते हैं, फिर समझेंगे कि राष्ट्रपति अगर दलित होंगे तो वाकई में दलितों की स्थिति में क्या बदलाव आएगा। इस ब्रेक के बाद आजादी के 70 साल बाद भी ऐसा क्यों है कि कोई कुछ भी करता है तो पहले सामने वाले की जाति को नोट किया जाता है, और ख़ास तौर पर जब ये चीज़
देश के सबसे बड़े चुनाव में सामने आती है तो दुर्भाग्य और ज़्यादा बड़ा दिखता है कि आखिर क्यों दो अच्छे कैंडिडेट्स, दो अनुभवी कैंडिडेट्स मैदान में हों और लोग ये चर्चा करने लगे, और जिसमें राजनेताओं का अपना योगदान है, वो अगर कहने लगे कि अगर आपने हमारे वाले दलित को अगर वोट नहीं किया तो आप दलित विरोधी हो जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं कि हमारा कैंडिडेट ने काम काफ़ी अच्छा किया है, अनुभव ज़्यादा है और देश के लिए ज़रूरी है, ऐसा क्यों नहीं? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर सुधीर जी मैं आपके पास आऊँगा और सीधा सवाल मेरा आपसे ये है, दलित राष्ट्रपति इस देश को एक बार फिर से मिलने वाला है, दूसरी बार दलित राष्ट्रपति इस देश को मिलेगा। ये अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है, देश के लिए गर्व की बात है। हमारा देश सबको मौके देता है, लेकिन इससे वाकई में दलितों की स्थिति में क्या परिवर्तन आप देखते हैं? देखिए, दलितों की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन के लिए परियोजना बनानी होगी, ये बिल्कुल सही है, एक प्रतीकात्मक, लेकिन जो प्रतीकात्मक रूप से उसको हम देख सकते हैं, एक काम बहुत होना बाकी है। लेकिन जो मूल सवाल जो आप जाति कैसे जाए, जाति कैसे समाप्त हो, जो इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को विश्व स्तर पे जब हम खड़ा हों तो कोई हमारे जाति के कारण जो हमारे देश में जो विद्वेष होती है, जातीय संघार होता है, उससे जो हमारा सर नीचा होता है वो ना हो, इसके लिए हमें काम करना होगा। और वो काम करने के बाद आप देखेंगे कि दलित जैसे शिक्षित बनो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अभी उसका 75 साल पूरा हुआ है जब वो नारे उन्होंने दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष किस लिए? संघर्ष इसलिए कि जो जाति विहीन समाज की स्थापना, जिसके बाद जातीय विद्वेष और जाति से किसको ज़्यादा घाटा होता है? आप देखेंगे कि वही ऑपरेस्ट क्लास के जो लोग हैं, मैं दलित शब्द से यहाँ पे मैं बोलने से ही परहेज करता हूँ, जो ऑपरेस्ट वंचित जो तबका है, जिसको जाति के कारण काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, चाहे वो स्कूल में हो, जैसा आपको स्कूल में, कॉलेज में, अभी भी दिल्ली के बहुत सारे ऐसे स्कूल होंगे जहाँ पे एडमिशन में दिक्कत होती है। आप सर्वे करें। लेकिन जब एक प्रतीकात्मक होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री दलित होता है, तो एक प्रतीकात्मक मैसेज जाता है समाज में और उससे जाति पे असर पड़ता है। जो दूसरे तबके, जो सामंत प्रवृत्ति के जाति के लोग हैं, वो अपना जो उनका रुख है वो नम्र होता है। और ये आप बिहार में देख लीजिए, बिहार में जो सामाजिक न्याय की राजनीति, या उत्तर प्रदेश में, या कहीं भी आज जो केंद्र स्तर पर, अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब बोलते हैं कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना होते तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता, तो इसको आज मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, उसका इवैल्यूएशन करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। ठीक है कि एक जो वंचित तबका का व्यक्ति जब एक उस ऐसे जगह पे पहुंचता है तो उसका एक प्रतीकात्मक मैसेज जाता है और उससे आप इससे मना नहीं कर सकते। ये जो सवाल है कि उससे विद्वेष होगा और तमाम, तो लेकिन कार्य योजना, सरकार को कार्य योजना बनानी होगी। और मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, ये एक सेकंड में आपका लेना चाहूंगा कि जब हमारे के.आर. नारायणन साहब राष्ट्रपति थे, एक फाइल पे उन्होंने लिखा था, एक जजों की नियुक्ति की फाइल उनके पास गई थी, न्यायाधीशों की नियुक्ति की फाइल गई थी। उस फाइल में उन्होंने लिखा था कि अगर देखा जाए, अगर कोई उपेक्षित वर्ग का, वंचित वर्ग का कोई योग्य उम्मीदवार है तो उस पर विचार किया जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसी की वजह से सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में जो एक दो न्यायाधीश बने, उसी की वजह से बने। तो ऐसा नहीं है कि आप, ठीक है सुधीर जी, अब ये कोई कहने वाली, के.आर. नारायणन साहब को ये नहीं कहा जा सकता कि वो कोई एक जातिवादी, वो एक राष्ट्रपति, माननीय रामनाथ कोविंद साहब राष्ट्रपति बनने के बाद, मैं आपको बताना चाहूंगा कि के.आर. नारायणन साहब ने जो प्रेसिडेंट विद डिफरेंस टाइप की जो अपनी भूमिका अदा की थी, जब वो प्रधानमंत्री को सुधीर जी अपनी बात कंक्लूड कीजिए प्लीज। उनकी जो विनम्रता है माननीय रामनाथ कोविंद साहब उसमें नारायणन साहब से भी बेहतर साबित होंगे। ठीक है, नदीम जावेद साहब यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं। नदीम जावेद जी, जो अभी सुधीर जी कह रहे हैं कि सिर्फ प्रतीकात्मक है, कुछ नहीं बदलेगा, आप भी इसी में यकीन रखते हैं या आपका कुछ और कहना है?
नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा, कुछ नहीं बदले। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने कम से कम मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। सुधीर जी, फिर सुधीर जी अब मुझे बीच बाकी में मेहमानों को बोलने लेकिन दीजिए। मैंने आपसे निवेदन किया था। मूल बात ये है, मैं ये कह रहा हूँ, मूल बात ये है कि बात निकली थी जी। मैं देखिए, चूंकि दलित विमर्श पर चर्चा हो रही है और चूंकि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी है राष्ट्रपति पद के लिए, वो दोनों दलित है, इसलिए दलित विमर्श पर चर्चा हो रही है। जाति कोई एक दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में या 10 साल, 2 साल, 10 साल में तो नहीं खड़ी हो गई। जाति तो हजारों वर्षों से चली आ रही है और जाति के नाम पर दलित समाज का एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ है, ये भी सत्यता है, इसको भी स्वीकार करना चाहिए। और इस देश के आजादी के आंदोलन के बाद जब इस देश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लोकतांत्रिक प्रक्रिया खड़ी हुई, तो इसमें दलितों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का काम कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व ने और उस समय की सरकारों ने किया था। और अगर आज राम कोविंद जी या मीरा कुमार जी जैसे लोग उस समाज से आते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, वो खड़े हुए हैं और समाज के बराबर खड़े हुए हैं, तो ये जो हमारी नीतियां रही हैं पिछले 60 वर्षों की, उसकी वजह से ये संभव हो पाया है कि समाज में ऐसे लोग खड़े हो पाए। हम समझते हैं कि जो कांग्रेस के नेतृत्व की सरकारों ने शुरुआत में इस देश को बनाने के लिए जो पॉलिसी लेके आए, उसकी वजह से आज उस समाज से लोग खड़े हो गए जिसकी कल्पना पहले कोई कर भी नहीं सकता था। तो शिक्षा का स्तर हो, स्वास्थ्य का स्तर हो, समाज में हिस्सेदारी की बात हो, मैं समझता हूं कि समान अधिकार जो मिले लोगों को, उसकी वजह से आज देश के राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति दलित होंगे, ऐसी हम अपेक्षा और उम्मीद कर रहे हैं। मैं इस बात को कह रहा हूं। हाँ। अभी किसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पे सवाल उठाने का प्रयास किया। के.आर. नारायणन जी बहुत योग्य व्यक्ति थे और के.आर. नारायणन जी दलित राष्ट्रपति, पहले दलित राष्ट्रपति थे, और मीरा कुमार जी या राम कोविंद जी में से कोई एक बनेगा, ये दूसरे दलित राष्ट्रपति होंगे। लेकिन मैं समझता हूं ये एक मौका भी है दलित विमर्श पर चिंतन करने का कि दलितों के हालात क्या है और क्या दलित जो आजादी के टाइम था और आज का जो दलित है उसमें क्या फर्क ठीक है। इसमें इसका जवाब यहाँ पे तनेजा साहब कुछ देना चाह रहे हैं। देखिए, मैं सुन रहा था ध्यान से कांग्रेस के जो मेरे मित्र हैं। देखिए, हमको अब आप जो विचार कर रहे हैं, जो डिस्कशन है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन आपने टॉपिक चुना है। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर मान लिया कि इतना काम दलित के लिए, ऑप्रेस लोगों के लिए, दबे कुचलों के लिए कांग्रेस ने किया था, तो आज स्थिति इतनी क्यों खराब है? हमको देखना पड़ेगा। मैं कोई राजनीति की बात इस पर नहीं करना चाहता। हकीकत यह है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, उन्होंने दलित को मात्र एक वोट बैंक समझा और अपना अपना कल्याण लोगों ने किया। उसका नतीजा यह है कि यूज करा गया उनको एज ए वोट बैंक, लेकिन उनका भले के लिए काम नहीं करा गया। और दरअसल उनको और बल्कि इस तरह का कर दिया गया कि वो बड़ी जल्दी चिन्हित हो गए और उनकी जो अधिकार थे, उनका कुल मिला के जो विकास, वो नहीं करा गया। आर्थिक विकास भी नहीं हुआ, ना सामाजिक हुआ, सांस्कृतिक हुआ ही नहीं। तो अब ऐसे हालात के अंदर हमारा, देखिए, हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन हकीकत तो समझेंगे। आप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आप सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल बैकग्राउंड सब उठा करके देखिए, कितना संघर्ष किया है उन्होंने, कितना संघर्ष किया है। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के आपने देखा है कि भाई जितना काम हम लोग कर रहे हैं, हमारी इसलिए नहीं कि हम उस पर कोई राजनीति खेलना चाहते हैं या कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं। हकीकत यह है कि भारत प्रगति नहीं कर सकता अगर इतना बड़ा समाज का वर्ग आप उसको जो है इतना पीछे छोड़ेंगे। भारत तरक्की नहीं कर पाएगा। जो हम भारत के लिए सपना रखते हैं उसमें दलितों की बहुत बड़ी भूमिका होगी और उसके लिए उनको एम्पावर्ड करना, उसके लिए जहां उनकी कैपेबिलिटीज, कैपेसिटी बिल्ड करना, वो बहुत आवश्यक है। इसको सिर्फ हम लोग इस नजरिए देखते हैं। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के जो कैंडिडेट हम लेकर के आए, अब कैंडिडेट हम इसलिए लेके आए कि वो एमिनेटली क्वालिफाइड भी हैं, और दूसरा गरीबी क्या होती है, शोषण क्या होता है, उनसे ज्यादा किसके पास अनुभव है? नहीं है। डॉक्टर के.आर. नारायणन बहुत, उनको मात्र ये कह देना वो हो जाएगा। बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। मैं पर्सनल उनसे मेरा कई दफा इंटरेक्शन हुआ था, उनकी बेटी से हुआ था जो स्वीडन में एम्बेसडर थी। एमिनेंटली क्वालिफाइड लोग होते हैं। तो मुझे लगता है हर चीज को छोटा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति बड़े हैं वो बड़े हैं, और लेकिन जो समस्याएं हैं कि कांग्रेस ने, बहुजन समाज पार्टी ने मात्र वोट बैंक की तरह यूज किया, इसके अलावा उनके कल्याण के लिए यही बड़ी वजह है कि अगर दलितों का पूरा अच्छे से अगर उत्थान नहीं हुआ है
तो इसका दोष कहीं ना कहीं सभी उन पार्टियों को जाता है जिन्होंने इनको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। अदिति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दलितों के एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही थी, आपको लगता है कि क्योंकि अलग अलग पार्टियों ने इनको हमेशा एक वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल करना चाहा और यही एक वजह है कि 70 साल में उतना इनकी ग्रोथ नहीं हो पाई जिस तरह से होनी चाहिए? और एक इंसिडेंस में लोगों के जहन में लाना चाहूंगा, जो आज का इंसिडेंस है। अभी तनेजा साहब कह रहे थे दलितों की स्थिति इस देश में क्या है। भोपाल के छतरपुर का यह मामला है जहां पर कुछ दलितों के शौचालयों को दबंगों ने सिर्फ इसलिए तोड़ दिया कि हम हैं, हमारे रहते तुम शौचालय में जाओगे, खुले में जाकर शौच करो, तुम दलित हो, तुमको अधिकार नहीं है। यह स्थिति है। बहुत दुर्भाग्यजनक घटना, ये आज की घटना जो इस वक्त मैं अपने स्क्रीन पर देख रहा हूं। तो ये जो स्थिति है ये इसलिए है कि लगातार अलग अलग पार्टियों के लिए वोट बैंक से ज्यादा दलित कुछ नहीं रहे। नहीं, मेरे ख्याल से स्थिति थोड़ी सी फर्क है। मेरे ख्याल से स्थिति ये है कि हमारे समाज में जो वर्गीकरण है वो इतने सालों बाद भी ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें जो लोग वर्गीकरण को नेस्त नाबूद करना चाहते हैं उनकी आवाज़ छीन है, वो बुलंद आवाज़ से नहीं बोल सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से जो भी हो रहा है वो सब हम देख ही रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गौरक्षकों की भर्त्सना की है, लेकिन जिस तरह से दलितों की खाल उधेड़ी गई है, क्योंकि वो मतलब उससे आंसू ही आते हैं और कोई उसमें मतलब और कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो हमारे देश में ऐसा होता है, इससे सिर शर्म से झुक जाता है। कोशिश तो बहुत हो रही है कि ये चीज़ न हो, लेकिन राजनीति है और राजनीति में वोट बैंक की अपनी जगह है। अगर दलित वोट बैंक है तो ठाकुर वोट बैंक है, ठाकुर है तो ब्राह्मण वोट बैंक है, ब्राह्मण है तो फिर उसमें सब कास्ट कौन सी है, लिंगायत वोट बैंक है, वोकलिगा वोट बैंक है। ये हम अच्छी तरह से इससे अवगत हैं, हम लोग समझते हैं ये सब चीजें। बिल्कुल। तो हमारे देश में वर्गीकरण है और सामाजिक तौर से वर्गीकरण है। ये वर्गीकरण कब खत्म होगा? और ये शायद कभी खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट बैंक को जाति के आधार पर जब बांट देती है तो एक जो वोट है ना वो एकजुट हो जाता है। अगर 100 लोगों की भीड़ है, आप वोट मांगेंगे तो शायद उतने वोट ना मिले, लेकिन अगर आपने 100 में आइडेंटिफाई कर लिया कि देखो जिसमें से 35 है वो ए वर्ग के हैं और मैं भी ए वर्ग का हूं, तो 35 वोट तो सुनिश्चित हो जाते हैं। शायद ऐसा नहीं है। कई जगह रिसर्च हो चुकी है कि कई परिस्थितियों में वोट बैंक से जो अपेक्षा होती है वैसा होता नहीं है और उससे फिर राजनीतिक दलों को बड़ी जोर से चपत लगती है। वो बात अपनी जगह है। नहीं तो फिर तो और अचंभे की बात है कि अगर ऐसा होता नहीं है तो फिर ये जाति क्यों नहीं? रविदास जी, आप कुछ बताइए कि ये जाति क्यों नहीं है और ये पॉलिटिकल पार्टियां उनको कब तक वोट बैंक बनाकर उनका दोहन करते रहेंगे? देखिए नरेश जी, ये बात सही है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां अपने राजनीतिक वोट बैंक के लिए जातीयता की बात करती हैं। आज इस बात जो अभी कुछ बात यहां पर हो रही थी कि बाबू जगजीवन राम जी बहुत बड़े जो शोषित समाज के लोग हैं उनके अगवाकार थे। कांग्रेस पार्टी के समय उनकी इतनी उपेक्षा हुई कि सन 77 में जगजीवन राम जी ने एक अलग पार्टी बनाई, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, और वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। और बाद में जगजीवन राम जी ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का जनता पार्टी में विलय कर दिया और जनता पार्टी के टिकट पर और कारण थे। वो सन 77 में एमपी हुए और मुराद जी की सरकार में मंत्री हुए। तो केवल जो है दलितों को वोट बैंक के इस्तेमाल करना ठीक बात, दुर्भाग्य की बात है। आज इस बात की आवश्यकता है कि उनको नौकरी में, उनको शिक्षा में बराबर का अधिकार मिले। सब कुछ तो करके देखा आप लोगों ने, आरक्षण भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद स्थिति सुधरी नहीं है और इसका दोष पॉलिटिकल पार्टियों को ज्यादा है। आप लोगों ने वोट बैंक से ज्यादा कुछ समझा कहां? लगातार संघर्ष करने का काम करते हैं, लेकिन खाली वोट बैंक बना करके इस आधार के ऊपर 1 मिनट का समय दे दीजिए। जी आता हूं नवीन भाई, आप ही के पास। हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से
जो दलित लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं या अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, ठीक है, उनको उनका हक नहीं मिला है, हाँ। उनको उनका अधिकार नहीं मिला है, तो इसके लिए आप सब दोषी हैं। आवश्यकता है कि उनको उनका हक मिले, उनको उनका अधिकार मिले। ठीक है, नहीं मिला तो इसके लिए सारी पार्टियां दोषी हैं। यहाँ पे नदीम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी नदीम जी, मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इस देश की सत्यता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। यहां जातियां हैं, जातियों में उपजातियां हैं, वीकर सेक्शन है, दलित है, माइनॉरिटी है। जो हमारे समाज की सत्यता है उसको स्वीकार करते हुए हम समावेशी रूप से कैसे सबको जोड़ सकें, उस पर काम करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी ये कह रहे थे कि वो बहुत ज्यादा दलितों के उत्थान की बात कर रहे हैं। मैं केवल एक सवाल उठा रहा हूं कि क्या रोहित वेमुला की शहादत से लेकर सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा दलितों पर हमला, क्या ये आपकी हिस्सेदारी की बात और दलितों के सम्मान की बात है? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नाम पर आप लोगों पर हमला करने की कोशिश करते हैं, माइनॉरिटी पर और दलितों पर। तो अगर ये हमला आप करते हैं तो इसीलिए करते हैं ना कि आपको लगता है कि शायद वो आपके साथ नहीं खड़े होंगे। ठीक है, बुनियादी रूप से ये सारा जो गणित है और सारा जो खेल है, इसके पीछे राजनीतिक व्यवस्था जिम्मेदार है, वोट बैंक नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी के पीछे जो लोग हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए बेचारे खड़े हैं। कमजोर वीकर सेक्शन है, उनको लगता है कि शायद हम इनके साथ बच पाएंगे। अब तो बचने की लड़ाई, अब तो विकास की लड़ाई नहीं, अब तो बचने की लड़ाई है कि हम किसके साथ बच पाएंगे। जिस तरह की राजनीति दक्षिणपंथी शक्तियों ने इस देश के अंदर शुरू किया है, इसलिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की सच्चाई को स्वीकार करते हुए उस दिशा में क्या समाधान हो सकता है उस पर काम करने की जरूरत है। वैसे नदीम भाई, इसका जवाब हम लेंगे तनेजा साहब से जो आप कह रहे हैं, लेकिन एक बात और है, हम जो बार बार कह रहे हैं ना कि दलितों के नाम पर राजनीति इस देश में ज्यादा होती है और इसीलिए उनका उत्थान नहीं हो पाता। जो आपने रोहित वेमुला का जिक्र किया, बाद में कलेक्टर की रिपोर्ट आई कि वो तो दलित था ही नहीं, तो ऐसे में उसको दलित साबित कर करके जो अलग तरह की राजनीति की गई, वो भी अपने आप में एक मिसाल है कि किस तरह से दलितों के नाम का गलत इस्तेमाल होता है। तनेजा साहब, आप जवाब दीजिए। देखिए, काफ़ी हद तक आपने जो कहा बिल्कुल उनको याद दिलाया रोहित वेमुला के मसले पे। देखिए, जहाँ तक ये बात है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, थोड़ा बहुत आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चाहे अमेरिका में उठा लीजिए, यूरोप के तमाम देशों में देखिए जहाँ लोकतंत्र है, हम देखते हैं वहाँ पे इस तरह की बातें होती हैं और प्रैक्टिस भी होती हैं। लेकिन यह कि मसला हमको ये देखना पड़ेगा, और इसमें मुझे लगता है कि नदीम जी मेरे से सहमत होंगे कि हम हकीकत ये है कि हमारे देश के अंदर जो पिछड़े लोग हैं, दबे लोग हैं, कुचले लोग हैं, दलित लोग हैं, उनकी हालत नहीं सुधरी है। अब वोट बैंक राजनीति हुई, वो सब एक अलग बहस का विषय है, लेकिन हकीकत इसके लिए क्या हमको करना पड़ेगा, ये करना तो पड़ेगा। आप ये संभव नहीं है कि इतने बड़े वर्ग जो है, अगर अब 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक उनकी ये हालत है, अब उसके लिए क्या? देखिए, जहां पे ठीक है रिजर्वेशन हुआ, सब कुछ है, उसके बावजूद भी तमाम वर्ग हम देखते हैं, उठा करके देखते हैं, मीडिया को देख लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री को देख लीजिए, कॉर्पोरेट को देख लीजिए, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर देखिए, मेडिकल सेक्टर देख लीजिए, हमको वहां देखने में आता है कि उनकी हिस्सेदारी को नकारा जा रहा है, नहीं है उनकी हिस्सेदारी। अच्छा, दूसरी तरफ यह है कि जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है वो तो सबसे मूल चीज है। मैं आपके साथ टेलीविजन पे आपसे शेयर कर रहा हूं, मेरे एक मित्र हैं, कम से कम उनकी हैसियत, दलित हैं, उनकी हैसियत 30 करोड़ की है। वो मुझसे एक दफा कह रहे थे, मेरे 30 करोड़ मुझसे ले लो, है ना, लेकिन मुझे सम्मान दे दो। कोई मुझे ब्राह्मण कहते, इसके लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना फ्रस्ट्रेशन, इतनी मेहनत करने के बावजूद आप सोशली आप इतने अपने को असहाय पाते हैं। तो ये राजनीति से हटके हमको सोचना पड़ेगा, हमको राजनीति से परे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इसका समाधान क्या है, और हमको समाधान निकालना पड़ेगा। दलित हैं या जो नॉन दलित जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, उसके हमको करना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, हम लोग जब पार्टी के अंदर ये बहस करते हैं तो हम ईमानदारी, मैं उसी पे आ रहा हूं। जब हम इन लोग इस पार्टी के अंदर इस मुद्दे पे बहस करते हैं, हम वोट बैंक के हिसाब से नहीं करते, हम जेन्युइनली कोशिश कर रहे हैं कि भाई उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं और हमको क्या करने की आवश्यकता है, जिससे आने वाले 10 साल बाद लोग हम पे आरोप ना लगाएं कि हमने दलित वोट बैंक पॉलिटिक्स करी, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं। हम विकास की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते ही नहीं है। इसीलिए तो मानसिकता है। हाँ, अदिति जी कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, अगर ऐसा वाकई होता तो इस तरह की मानसिकता जो कि दलितों पर अटैक करने की जो मानसिकता है, वो प्रधानमंत्री की बात कोई नहीं सुन रहा है। प्रधानमंत्री तीसरी बार बोल चुके हैं कि गौरक्षक जो करते हैं, दलितों के खिलाफ अन्याय करते हैं, वो गलत है। उनकी बात ही कोई नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहे हो भाई?
नहीं तो मानसिकता से क्या अभिप्राय है? मानसिकता क्या प्रधानमंत्री की मानसिकता है? दीदी प्रधानमंत्री तक आपके युवा हृदय सम्राट आपने ये कैसे कहा कि हमारी मानसिकता है? ये नहीं, हमारी मानसिकता, इस पे मुझे बताइए, मानसिकता हमारी कैसे हो गई? मानसिकता का मतलब ये कि पूरे 11 करोड़ जो हमारे सदस्य हैं उनकी ये मानसिकता, आपकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, मैं लेकिन ये कहना है कि हमारी 11 करोड़ है, 11 21 करोड़ करोड़ है, प्रधानमंत्री की ये मानसिकता इस पे टिप्पणी नहीं कर रही हूं। ये गलत आरोप है। इससे पता लगता है आप अपनी हमारी शायद पार्टी के बारे में कितना शायद कम ये समझते हैं। इल्जाम इसलिए भी लग रहा है कि जितनी भी घटनाएं हुई ज्यादातर बीजेपी शासित प्रदेशों में हुई है और इधर हाल में हुई है। पहले तो हमने कभी नहीं सुना कि दलितों पर इस तरह से गेरुआ वस्त्र पहने हुए लोग आके उन पे अटैक कर रहे हो। बीजेपी से संगठन से जुड़े हुए लोग आप ये कह रही हैं दलितों पे अन्याय नहीं हुआ? 7000 साल हो गए, 7000 साल से दलितों पे अन्याय नहीं हुआ, कांग्रेस के टाइम में अन्याय नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं हुआ है कि कोई गौरक्षक आके अटैक करे ना। ये कह रही है कि ये तो आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं तनेजा साहब। भारत दलितों पे अन्याय नहीं हुआ, हमला किया। अरे दलित लोग, आप लोग जरा फोन करके बताइए अदिति जी को। आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। देखिए सच शायद ये है दलितों पर अन्याय खूब हुए हैं और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ दशकों के दौरान स्थिति में सुधार भी काफी हुआ। जैसे कि अभी कुछ देर पहले ही आप ही बता रही थी अदिति जी कि उमा भारती जी कहती थी कि हम साइकिल पर बैठ के जो अगड़े लोग थे उनके घर के आगे से नहीं गुजर पाते थे। कम से कम आज वो स्थिति नहीं है, लेकिन पूरी तरह से मिट गई है ऐसा भी नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरी तरह मिट जाए, इसलिए आज ये चर्चा है। कुछ नहीं हुआ दलितों के उत्थान के लिए, ये अगर कहेंगे तो शायद हम एग्जैजरेट करेंगे। ये तो कोई भी नहीं कह रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है। चलिए ये अच्छी बात है। यहां पर नदीम भाई कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि देखिए, जीवन का एक उसूल है, जब आप एक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो आप दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, और जब दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो आप तीसरे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आजादी के समय दलितों की इस देश में जो हालत थी उसमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। और सबसे पहले जो मूवमेंट शुरू किया था वो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। आप जानते हैं छुआछूत के खिलाफ कितना बड़ा महात्मा गांधी ने आंदोलन खड़ा किया था, और उसके बाद हरिजनों को और दलितों को जोड़ने की प्रयास किया था, और उसमें बहुत बड़ी सफलता भी मिली थी। हाँ, ये बात सही है कि जो हमारा लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। उसमें तमाम राजनीतिक दलों के लोगों का सहयोग और समर्थन प्राप्त है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर दक्षिणपंथी शक्तियों की पूरी राजनीति को आप देखेंगे तो आप जरूर ये देखेंगे कि वो दलित विरोधी रही है, वो अल्पसंख्यक विरोधी रही है, और वो पिछड़ा विरोधी भी रही है। ये अलग बात कि वो पिछड़ों के नाम पर, दलितों के नाम पर सियासत करने का असफल प्रयास करते हैं, लेकिन मूल विचार अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का और संघ का भी, तो वो मूल रूप से जो जिस व्यवस्था में विश्वास रखता है, बड़ व्यवस्था में, वो व्यवस्था दलित विरोधी है। लेकिन दलित विरोधी सिर्फ वही व्यवस्था नहीं है जावेद साहब। दलित विरोधी वो भी व्यवस्था है जिसमें कि मिर्चपुर जैसी शर्मनाक घटनाएं हुई हैं, और आपके सरकार में हुई हैं। कहीं भी किस कोई उस समय कांग्रेस को नहीं याद आया कि दलित विरोधी नहीं होना चाहिए। इस तरह की घटना किसी की सरकार हो, ठीक है, किसी की सरकार हो, अगर इस तरह की घटना जिस तरह का अन्याय और जिस तरह का शोषण हरियाणा में कांग्रेस सरकार ने किया है, वैचारिक आधार पर इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं, या वो एक एक्सीडेंटल घटना है। मूल बात यह है कि क्या वैचारिक आधार पर इस तरह की घटनाएं प्रायोजित हैं, या इस तरह की घटना एक्सीडेंटल घटना थी। हम समझते हैं कि अगर हमारे राज्य में भी कहीं इस तरह की घटना होती है तो उसकी कड़े शब्दों में निंदा होगी, लेकिन कोई निंदा नहीं हुई। आपका मुख्यमंत्री बरकरार रहा। वैचारिक आधार पर अगर पूरी तैयारी के साथ ये घटना की जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पर तनेजा साहब कुछ कहना चाहे, उसके बाद सुधीर जी के पास। नहीं, मेरा ये कहना था, देखिए नदीम जी अच्छी दिशा में ले जा रहे थे, लेकिन हम उनका ये कहना कि भाई जो दलित विरोधी जितने लोग हैं उनका शोषण कर रहे सब दक्षिणपंथी हैं, तो फिर तो नदीम जी आप भी हैं, पूरा देश ही दक्षिणपंथी है। फिर हजारों साल से हमारे यहाँ दलितों का ऑपरेशन हो रहा है, उनके और गरीब लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है, उस लिहाज से तो हर व्यक्ति देश के अंदर दक्षिणपंथी हो गया आपकी परिभाषा के अनुसार। मेरा ये कहना है इसी तरह की जो आपके विचार हैं और इससे ऊपर हटना पड़ेगा। आप वास्तव में अगर उनका भला चाहते हैं और देश का भला चाहते हैं, ये देश विकास नहीं कर सकता जब तक दलितों का, पिछड़ों का, कुछ लोगों का विकास नहीं होगा। आप उसको दक्षिणपंथी, पूर्वपंथी, उत्तरपंथी कुछ भी बुलाते रहिए, और अगर आप अपने को हर बहस को, जब आप बहस में पॉइंट नहीं होते, उसको आरएसएस से जोड़ना शुरू कर दें, इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पास अब बहस करने का मुद्दा नहीं बचा, तो आरएसएस पे ले जाके खड़ा कर दिया। तो बहस करिए, मुद्दा ये है, आपको कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए।
भारत में लगातार आपका शासन रहा, उसके बावजूद भी ये समस्या क्यों है? दलितों के साथ अत्याचार क्यों होता है समाज के अंदर? क्यों वो पिछड़े हैं? कांग्रेस को ईमानदारी से इंट्रोस्पेक्ट इस बात पे करना चाहिए। और हम जो कर रहे हैं, अगर हम कोई गलती कर रहे हैं, आपका सुझाव है आप दीजिए, लेकिन आप सिर्फ ये कह देना दक्षिणपंथी आरएसएस इस करने से ना आपका कल्याण होगा ना दलितों का होगा। और आप ये अगर करते रहेंगे तो हमको जो पॉजिटिव काम करना है, हम पॉजिटिव काम पे ही फोकस वो करेंगे। तमाम पार्टियां जिनसे दलित लगातार इतने 7 दशकों के दौरान लगातार उम्मीद कर रही थी कि कोई तो आएगा जो चीजें और उनके लिए बेटर करे और बराबरी का माहौल हर तरफ लेके आए, वरना आज जो छतरपुर की जो घटना हुई भोपाल में, वो उस तरह घटनाएं नहीं होती कि दलितों को अपना शौचालय बनाने का अधिकार ना हो। यहां पर सुधीर जी, आखिरी कमेंट आपकी ओर से। जी जी, और बहुत संक्षिप्त में। देखिए, जो जाति क्यों नहीं जाति, हाँ, जाति क्यों नहीं जाति की चर्चा से हम दलितोत्थान पर चले गए, तो मैं यहाँ पे कई सब लोगों को सुन रहा था। मैं बोलना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, अभी छुआछूत गांधी जी के बारे में कहा गया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम, जो इस देश में आज जो आप देख रहे हैं दलित राष्ट्रपति और जो तमाम बातें दूसरी पार्टियां कर रही है, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस विमर्श में हम उनको बिना अगर स्मरण नहीं करेंगे तो वो सही नहीं होगा। ठीक है, उनको भी याद किया जाए। एक बात कहना चाहूंगा कि उसके जड़ में जाति क्यों नहीं जाती, नहीं, एक जाति क्यों नहीं जाती है, इसके लिए जाति विहीन समाज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अंतर जातीय विवाह का वो उनका विकल्प देते थे। उनका जो संपूर्ण वाङ्मय है, उनमें उनका पूरा दर्शन है। खैर सुधीर जी, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि राजनीति में जो जाति का इस्तेमाल हो रहा है वो जाति क्यों नहीं, राजनीति में जिस तरह से जाति का इस्तेमाल हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं शोषण ज्यादा होता है, मूर्ख ज्यादा बनाया जाता है और भला कम होता है। लगातार हम चिंता इस बात पर कर रहे थे। रविदास जी, बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड है, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है, आखिरी 30 सेकंड आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि समाज में दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक या जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको पूरा न्याय मिले, उनको उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले और उनका सम्मान उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल, उनको बराबर के अवसर मिले। ठीक है। और जो जातीय की जो बात करते हैं वो समाप्त होकर के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको पूरा न्याय मिले। चलिए, ऐसा होना चाहिए, पूरा सम्मान मिले। बहुत बहुत शुक्रिया जी, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है और इससे ज्यादा बात नहीं हो सकती, लेकिन चर्चा की जो समाप्ति है कुमार विश्वास की 2 पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा, जो इसी तरह की बहस पे उन्होंने कहीं ट्वीट किया कि 70 बरस बिताकर सीखी लोकतंत्र ने बात, महामहिम की जाति ना पूछो, पूछो केवल बात, उनमें गुण क्या है। और मुझे लगता है बात सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव की ही नहीं, जहां पर भी कोई मौका है, अगर किसी के लिए कुछ करना है, किसी को कुछ देना है या किसी से कोई जिम्मेदारी ही क्यों ना देनी हो, उसकी जाति मत पूछिए, उसके गुण पूछिए। तभी वो एकमात्र रास्ता है जिससे सबका उत्थान होगा, दलितों का भी उत्थान होगा। नमस्कार।